वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का 11वां अध्याय बाल गोविंद भगत के लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी के जीवन और साहित्यिक परिचय को। तो साहित्यिक परिचय शुरू करने से पहले उसमें आए कठिन शब्दों पर नज़र डाल लेते हैं। स्वाधीनता। स्वाधीनता होता है बच्चों आज़ादी। स्व अधीनता मतलब अपनी अधीनता, अपने अधीन होना, अपने अनुसार हर कार्य करना। और इसका विलोम होता है पराधीनता। पर होता है दूसरे, अधीनता होता है अधीन होना, दूसरों के अधीन होना। आंदोलन। आंदोलन होता है बच्चों कोई कुछ लोग आपस में मिलकर किसी भी बात के फेवर में या उसके एंटी जब कोई एजिटेशन करते हैं, कोई उथल पुथल मच जाती है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। जैसे अभी आपने दिल्ली में किसान आंदोलन देखा ही होगा। सक्रिय। सक्रिय होता है लगातार। प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली अर्थात प्रतिभा का धनी। जिस व्यक्ति में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं उसे प्रतिभा का धनी कहा जाता है। विधा। विधा होता है तरीका, कहानी, निबंध या कविता लिखने का किसी कवि या लेखक का जो तरीका है उसे विधा कहते हैं। संस्मरण। संस्मरण होता है स्मरण के आधार पर लिखना। मान लीजिए कोई घटना घटी और कवि ने उसके बाद वो घटना अपनी याददाश्त के आधार पर कि क्या क्या हुआ था लिखी, तो उस लेख को संस्मरण कहते हैं। विलक्षण। विलक्षण होता है बच्चों बहुत सारे लक्षण जिस व्यक्ति में होते हैं। विलक्षण प्रतिभा का धनी हम कहते हैं, तो विलक्षण होता है बहुत सारे लक्षण होना। अनुष्ठान। अनुष्ठान होता है कोई भी धार्मिक कृत्य या कार्य, जैसे भागवत कराते हैं, जगराते कराते हैं या कोई पूजा पाठ करवाते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। सामाजिक रूढ़ियाँ। सामाजिक रूढ़ियाँ होती हैं समाज में चली आ रही प्रथाएं। तो कई प्रथाएं जो अच्छी नहीं होती वो समय के साथ समाप्त भी हो जाती हैं, और जो समाज जिन प्रथाओं को ग्रहण करता रहता है वो चलती रहती हैं। जैसे सती प्रथा थी वो अब समाप्त हो चुकी है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, वो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। तो शुरू करते हैं बच्चों राम वृक्ष वेणीपुरी का जीवन और साहित्यिक परिचय। राम वृक्ष वेणीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के वेणीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते, अर्थात गरीबी में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में से सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1920 में वह राष्ट्रीय आंदोलन जो आज़ादी के लिए आंदोलन था, तब हमारा देश गुलाम था, तो उसमें वो सक्रिय रूप से जुड़ गए। इसके लिए वो कई बार जेल भी गए और उनका देहावसान 1668 में हुआ। देहावसान होता है स्वर्गवास होना। 15 वर्ष की अवस्था में वेणीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक होता है बच्चों जो दिन में हर दिन जो अखबार निकलती है, जैसे आपकी अमर उजाला, दैनिक जागरण। साप्ताहिक होती है जो सप्ताह में एक बार निकलती है, और मासिक होती है जो एक महीने में एक बार जो पत्र पत्रिका निकलती है उसे मासिक कहते हैं। तो उनके वो एडिटर रहे जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं बच्चों। और उल्लेखनीय होता है जिसका उल्लेख करने योग्य, मतलब जिसकी बात की जा सके, जिसका उल्लेख किया जा सके। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। गद्य आपको पता है बच्चों, कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, ये गद्य में आते हैं, और पद्य में कविता, गज़ल, गीत, ये सब पद्य में आते हैं। तो इन विविध विधाओं में इनके लेखन को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया।
उनका पूरा साहित्य वेणीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। जितना भी उन्होंने साहित्य लिखा वो वेणीपुरी रचनावली नामक पुस्तक में 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये उन्होंने उपन्यास लिखा है। चिता के फूल ये उनकी कहानी है। अम्बपाली नाटक है। और माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। रेखा चित्र होता है बच्चों रेखाओं शब्दों द्वारा किसी के चित्र को प्रस्तुत करना। और पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है जो आपने लहासा की ओर 9th में पढ़ा था, वो भी एक यात्रा वृत्तांत था। तो ऐसे ही ये भी एक यात्रा का वृत्तांत है, यात्रा के बारे में बताया गया है। और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है जो उन्होंने अपने याददाश्त के आधार पर लिखा। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। तो उनका जो साहित्य है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो स्वाधीनता की लौ उन्होंने सबके मन में जगाई और मनुष्यता की चिंता उनके रचनाओं में देखने को मिलती है। और इतिहास की उस युग के अनुसार उन्होंने जो इतिहास रचा हुआ उसकी व्याख्या उन्होंने की। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि उनकी कलम में जो लिखने का जो उनकी शैली थी वो इतनी उम्दा थी कि उन्हें कलम का जादूगर कहा गया। तो ये जो अध्याय है उनके द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत ये एक रेखा चित्र है जिसके माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। कि जो उसका मुख्य पात्र है इस पाठ का बाल गोविंद भगत वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं जिनमें मनुष्यता है, लोक संस्कृति की समझ है और सामूहिक चेतना मतलब आपस में प्रेम भाव की भावना के प्रतीक जो हैं वो बाल गोविंद भगत हैं। वेशभूषा या बाह्य आडंबरों, बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो इस अध्याय में दूसरा उनका उद्देश्य रहा है ये बताना कि कोई अगर सन्यासियों के वस्त्र धारण कर ले और बहुत सारे अनुष्ठान कराए, पूजा पाठ, भागवत ये सब करवाए तो उससे वो सन्यासी नहीं होता। किसी के सन्यासी होने का आधार उसके मानवीय सरोकार होते हैं। वो मानव का मानव के साथ व्यवहार क्या होता है, मानव जीवन के लिए उन्होंने क्या किया। तो मानव संस्कार जो है वो असली में मनुष्य को सन्यासी बनाते हैं, ना कि बाह्य अनुष्ठान। तो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बाल गोविंद भगत वैसे तो गृहस्थ व्यक्ति थे, पर ये गुण जो उनमें थे मनुष्यता के, लोक संस्कृति के और सामूहिक चेतना के, इन गुणों के कारण लेखक को बाल गोविंद भगत हमेशा सन्यासी लगते थे। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इसमें जब उनका पुत्र मर जाता है तो वो अपनी बहू को अपने मायके भेज देते हैं और उनके भाई से अनुरोध करते हैं कि इसका दूसरा विवाह करवा दिया जाए, अथवा विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया है जो हमारी एक सामाजिक रूढ़ी है। तो इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो ग्रामीण जीवन कैसा होता है उसका एक चित्र जो है इस पाठ में सजीव उसकी झांकी, जिंदी जागती एक झांकी जो है हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों हर पाठ का एक उद्देश्य होता है कि आप में कुछ संस्कार भरे जाएं। तो इसमें मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना क्या होती है इससे लेखक आपको अवगत करवाना चाहता है और आपको एक संदेश ये देना चाहता है कि वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से सन्यासी नहीं बना जाता, मानवीय सरोकार से सन्यासी बना जाता है। और दूसरा इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें, जब उनका पुत्र मर जाता है तो वो उसका क्रियाकर्म नहीं करते, तो ऐसी कई सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। और इस रेखा चित्र की ये भी विशेषता है कि ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी उन्होंने हमें दिखाई है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।